हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए हिस्ट्री। और ये देख रहे हैं हम इग्नू की हिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ये आपका कोड है BHIC 101। और इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। और ये है यूनिट 1 भारत का इतिहास। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और इसमें देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, कितने प्रकार के स्रोत होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कुछ भी कोई डाउट हो या आपको लेक्चर्स नहीं मिलते, वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलते, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और आप हमारे कोर्सेज ले सकते हो इग्नू की, जो BHIC 101 है, बीए हिस्ट्री। क्योंकि आज के टाइम पे क्योंकि जो इग्नू के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उन्हें पता ही नहीं हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें पूरी तरह से आपको बताया गया है इन लेक्चर में और ये आपको काफ़ी लाभदायक होगा, यूजफुल होगा इग्नू एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो ज़रूर इसको लें। और ये मात्र 499 का कोर्स है और ये सिर्फ सेल चल रही है हमारी 4 जून तक। बाकी फिर इसके प्राइस डबल भी हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, www.agllearning.com विजिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एजीएल लर्निंग ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और माय नेम इज़ सौरभ पांडे और मैं हिस्ट्री का एक फैकल्टी हूँ एजीएल में, और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाता हूँ। चलो फिर हम देखते हैं बीए हिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर है ये और आगे लेक्चर आपको वीडियो कोर्सेज में मिल जाएगा, तो ज़रूर अवेल करें आप लोग। तो आपको पता होगा जो स्रोत है, जो आपने देखा होगा, जितने भी स्रोत हैं तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो फर्स्ट है हमारा पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंदर क्या क्या आता है, ये है हेडिंग, फिर इसके सब हेडिंग बन जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में आता है अभिलेख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस समय के जो राजा थे प्राचीन टाइम पे, वो लोग कुछ लिखवाते थे। ये कहाँ कहाँ पे लिखवाते थे? पिलर्स हो गए, त्रामपत्र हो गए, मंदिर की दीवार हो गए, या कोई नॉर्मल दीवार हो गया, उस पर लिखे होते थे। फिर आता है सिक्का, क्वाइंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें राजाओं की क्रोनोलॉजी पता लगती है कि कौन सा राजा पहले आया था, कौन सा राजा बाद में आया। फिर स्मारक है, भवन है, मूर्तियाँ हैं, चित्रकला है। चित्रकला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पाषाण काल से ही चित्र बनाए जा रहे थे, जहाँ पे हमें पता लगता है इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनका पूरी तरह से समाज कैसा था, इनका रहन सहन कैसा था, खान पान क्या था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है चित्रकला से। और फिर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। आप सोचोगे ये क्या है? तो धार्मिक साहित्य में आ जाते हैं हमारे वेद, जो 4 वेद हैं, आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। फिर वेदांग, वेदांग वही हैं वेदों के अंग, नाम से ही पता लग रहा है वेदांग मतलब वेदों के ही पार्ट हैं ये। और फिर उपनिषद है, स्मृतियाँ हैं, पुराण है। टोटल 18 पुराण हैं, जिसमें काफ़ी सारे पुराण इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इपिक्स है हमारे सामने, रामायण, महाभारत। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। महाभारत वेद व्यास, ये राइटर हैं इनके, जो पुराने राइटर हैं, ठीक है। और ये हो गया धार्मिक साहित्य। फिर गैर धार्मिक साहित्य आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पुस्तकें, जैसे कि चाणक्य की पुस्तक थी, इससे हमें जानकारी मिलती है। उस समय जो मौर्य समाज था उसके बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और चाणक्य की पुस्तकें थी, जिससे पता लगता है चाणक्य, या जिसको कौटिल्य भी कहते हैं हम और विष्णुगुप्त भी हम कहते हैं। फिर आती है जीवनी। जीवनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोग्राफी हमें पता लगती है उनके बारे में, जो लिखा गया है। फिर आते हैं वृत्तांत, ये आते हैं गैर धार्मिक साहित्य में। तो ये 2 पार्ट्स हो गए, धार्मिक साहित्य एंड गैर धार्मिक साहित्य। और हमारा जो थर्ड पार्ट आता है स्रोत में, आता है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत का मतलब क्या है? तो विदेशी स्रोत का मतलब है जो विदेशों से लोग आए थे भारत में, जैसे कि यूनानी और रोम से लोग आए थे, चीनी यात्री आए थे, आपने फाहियन का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त जब सेकंड था गुप्ता डायनेस्टी में, उस समय आया था और इसने काफ़ी सारी जानकारी दी थी भारतीय समाज के बारे में। फिर अरबी यात्री आए थे, ये भी काफ़ी सारे पुस्तकें लिखते थे, जिससे हमें जानकारी मिलती है उस समय के। और एक आया था यात्री मैगस्थनीज, जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिससे हमें मौर्य समाज की जानकारी मिलती है और उस समय का अर्थव्यवस्था, ये भी हमें पता लगता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको शेयर भी करेंगे आगे अपने फ्रेंड के साथ, और कोर्सेज भी अवेल करेंगे आप लोग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, देखने वाले हम पुरातात्विक स्रोत, जिसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी कहते हैं इंग्लिश में।
तो इसमें क्या क्या आता है ये पहले भी हमने देख रखा है। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें आती है। ये सब हेडिंग है, इनको आप बना सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आगे। मैं आगे बताने वाला हूँ एक्सप्लेन कैसे करना है और क्या लिखना है इनमें, और ये कहाँ से हमारे सामने आया और हमने इसे कैसे स्टडी करा है। तो जो ये स्रोत है या जो पुरातात्विक स्रोत है, ये पूरी तरह से मानवीय जो गतिविधियाँ, मतलब कि जो उनका रोज़मर्रा का जीवन था, ये भी हमें बताता है और उनके बारे में जानकारी देता है। तो सटीक जानकारी मतलब कि इसमें कोई फेर बदल नहीं करा गया है, इसमें कुछ बदला नहीं गया है, पूरी तरह से ऑथेंटिक है, पूरी तरह से रिलायबल है और इस पे हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि इसमें चेंज नहीं हुआ है। जो पत्थर पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, जो चित्र हमें मिले हैं वो चित्र है, जो पुस्तकें हमें मिली है वो पुस्तकें हैं। तो इसी से हम स्टडी करके हम जानते हैं कि प्राचीन समाज कैसा था, वहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी थी, और इन स्रोतों में किसी समय जो मौजूद लोगों का रहन सहन ये पता लगता है। उस समय की कला, कि कला क्या क्या करते थे। फॉर एग्जांपल चित्र से मैं बताया चित्रकला, या उनका रहन सहन ये भी पता लगता है। जीवन शैली कि रोज़मर्रा का उनका जीवन शैली क्या था, डेली रूटीन क्या था, अर्थव्यवस्था, ट्रेड वगैरह पता लगता है हमें कि उनके ट्रेड कहाँ कहाँ थे। जिस तरह के क्वाइंस हम पढ़ेंगे तो क्वाइंस जिससे पता लगता है कि अगर मान के चलो यहाँ के क्वाइंस अगर कहीं और गए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से ट्रेड होता होगा आपस में, इसीलिए क्वाइंस यहाँ के वहाँ मिले हैं। और ये स्रोत वैज्ञानिक सत्यापन है, पूरी तरह से ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, इसमें कोई फिर बदल नहीं करा गया है, इसलिए हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा अभिलेख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभिलेख हम किसे कह सकते हैं, मतलब क्या है अभिलेख। तो अभिलेख हमें कहाँ मिलते हैं और इससे हमें जो प्राचीन समाज या भारतीय समाज में इसकी जानकारी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है अभिलेख। और ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो आपको मिलते हैं पत्थरों पे, जो पत्थर थे उस समय उस पे स्तंभ हो गए, धातु की पट्टी पे, मिट्टी के जो बर्तन या वस्तुएं होती है उस पे, या इन पे उकेरे हुए हैं, या मंदिर की वॉल हो गई उस पे भी मिलता है। और यही अभिलेख हमें प्राचीन काल के जो शासक थे उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। और यही शासक जारी करवाते थे अभिलेखों को। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी जो बातें या अपनी पॉलिसी या नीतियाँ अपने समाज में, अपने साम्राज्य में फैलाना चाहते थे, जिससे क्या इनका समाज बहुत ज़्यादा उनको पता लगा कि हमारा जो राजा, जहाँ पे जिस साम्राज्य में या जिस राज्य में हम रह रहे हैं, हमारा राजा ऐसा है, वो ये कार्य करने वाला है। तो अपने कार्य बताता था इन अभिलेखों से। और इन प्राचीन अभिलेखों के जो अध्ययन होता है, जिसके मतलब पढ़ा जाता है, स्टडी करी जाती है, इसे कहा जाता है पुरालेख शास्त्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये वर्ड, ये लाइन आपसे कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन फंस जाता है कि इसके स्टडी को क्या कहा जाता है, अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इन जो इसका लिपि है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके लिपि, जो पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है। जब इसका लिपि का अध्ययन करा जाता है तो पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है। और इसके अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो ये अभिलेख हैं किसके द्वारा उपयोग करा जाता था, शासकों द्वारा आमतौर पर। क्यों? क्योंकि अपने आदेश देते थे, आदेश के प्रसार के लिए। कि मतलब अगर कोई मान के चलो ये अशोक सम्राट है, अशोक के इसके दिमाग में कुछ आ गया कि मेरे को ना ये पॉलिसी अपनानी है, और ये पॉलिसी उनकी जनता को पता कैसे लगेगा, इन अभिलेखों से। ये अभिलेख लिखवा देगा जिससे उसके साम्राज्य में या राज्य में जितनी भी जनता रह रही है उनको सब पता लग जाएगा इस अभिलेख से। जो राज्य में लोग रह रहे हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, और इससे उनको जानकारी मिल जाती है कि हमारा राजा ये कार्य करने वाला है। और ये अभिलेख हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो मंदिर के दीवारों पे मिलते हैं, स्तंभों पे मिलते हैं, स्तूपों पे मिलते हैं, मोहरों पे मिलते हैं, त्रामपत्रों पे मिलते हैं। ये यहाँ पे लिखे जाते थे। और ये कौन लिखवाता था, राजा, किंग। और इन अभिलेखों की अलग अलग भाषा थी। फॉर एग्जांपल संस्कृत, पाली। यहाँ पे संस्कृत डबल हो गया है, बाय मिस्टेक कट कर लेना। ये नोट्स आपको दिए जाएंगे, नोट्स में आप इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे आपको ये हटा के दिया जाएगा, ध्यान रखना इसका। तो संस्कृत और पाली इनकी लैंग्वेज होती थी। पर जो साउथ इंडिया है, मान के चलो ये ऊपर हो गया नॉर्थ इंडिया, नीचे हो गया साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में भी इनकी कुछ अपनी भाषा थी। तो कई भाषाओं में इनकी अभिलेख मिले हैं, जैसे कि साउथ इंडियन की लैंग्वेज अलग थी, तो यहाँ पे भी अभिलेख मिले हैं। वहाँ पे भी कई सारे राजा थे, जैसे कि चेर, चोल, पांड्या। ये भी टॉपिक है हमारा, आगे हम पढ़ेंगे, चेर, चोल, पांड्या ये भी पढ़ेंगे। और जो सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मिले हैं, सबसे पुराने अभिलेख ये मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के।
सिंधुवाड़ी सभ्यता काफ़ी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी भारतीय समाज के लिए, क्योंकि ये पहली सभ्यता थी, इवन दुनिया की पहली सभ्यता थी जो इतना ज़्यादा विकसित थी, बहुत ज़्यादा डेवलप सभ्यता थी। और सिंधुवाड़ी सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है सिंधुवाड़ी सभ्यता, ये टॉपिक भी हमारा हम आगे पढ़ेंगे, आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो 1921 में इसकी खोज हुई थी, दयाराम साहनी जी ने करी थी इसकी खोज सिंधुवाड़ी सभ्यता की। और फिर इसका एक और जो मतलब कि एक और स्थान या सिटी मिला था, वो था मोहनजोदड़ो। उसकी खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने 1922 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। और ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं, या हड़प्पा की बात कर लो या फिर आप ये इसकी बात कर लो मोहनजोदड़ो की। तो हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने 1922 में। तो चलो फिर आगे देखते हैं। और जो सिंधुवाड़ी की सभ्यता की जो मिले हैं अभिलेख हमें, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व पुराने हैं, समय काल के हैं, मतलब लगभग आज से 4500 साल पुराने मान सकते हो आप लोग। इतने पुराने अभिलेख हमें मिले हैं सिंधुवाड़ी सभ्यता के। और जो सिंधुवाड़ी सभ्यता की जो लिपि है, इसे पढ़ा नहीं गया है, डिकोड नहीं करा गया है। तो ये हमारे सामने एक समस्या है, और आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है। अगर इसे डिकोड कर लिया जाता तो शायद हमें और ज़्यादा पढ़ना पड़ता, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसके बारे में हम और ज़्यादा स्टडी कर सकते थे, और ज़्यादा जान सकते थे, तो इतिहास में हमें और ज़्यादा जानकारी मिलती। तो इसे पढ़ा नहीं गया, डिकोड नहीं करा गया, डिसाइफर नहीं करा गया है अभी तक। और इसी अभिलेखों का सार अभी तक हमें पता ही नहीं, ज्ञात ही नहीं हुआ कि इन अभिलेखों का मतलब क्या है, इस अभिलेख में क्या लिखा गया है। और जो सिंधुवाड़ी सभ्यता की जो लिपि थी, ये प्रतीक, इसका चिन्हों का उपयोग करा गया है। जो लिपि का प्रतीक था, चिन्ह, सिंबल बने हुए थे। ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर में सब बताया जाएगा जो सिंधुवाड़ी सभ्यता जब हम पढ़ेंगे। और जो अभी तक इस लिपि को डिकोड नहीं करा गया, इसलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट याद रखना, जो सबसे पुराने हमारे पास अभिलेख हैं वो सिंधुवाड़ी सभ्यता के अभिलेख हैं। और अगले अभिलेख मिलते हैं मौर्य सम्राट अशोक के। ये मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था बिंदुसार, और थर्ड था सम्राट अशोक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी हमारा लेक्चर होगा, ये पर्टिकुलर टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य, ये भी पढ़ेंगे। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त ने, और कब करी थी? 321 बीसी में करी थी, 321-22 बीसी में करी थी चंद्रगुप्त ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, या कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य, चाणक्य एक ही है, विष्णुगुप्त भी एक ही है, 3 नाम है थे उनके। और वो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, किसके? अंपायर के साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, और जो इसके शासनकाल में इन्होंने काफ़ी अभिलेख स्थापित करे थे, काफ़ी ज़्यादा अभिलेख लिखवाए थे अपनी प्रजा को बताने के लिए। और जो इसके अभिलेख फर्स्ट टाइम किसने पढ़े थे? ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल एसएससी के एग्जाम में बन सकता है ये। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था फर्स्ट टाइम। कब पढ़ा था? 1837-38 में पढ़ा था, 1837-38 के काल में पढ़ा था, डिकोड करा गया था। और जो सम्राट के अभिलेख हैं, ये ब्राह्मणी लिपि में उत्तीर्ण करवाए गए थे। ये क्वेश्चन भी यहाँ बनता है, यहाँ पे एमसीक्यू निकाल सकते हो आप लोग, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना। तो ब्राह्मणी लिपि थी इनकी, जिससे पता लगता है हमें। और कब पढ़ा था? 1837 में, 1837-38 में, लगभग 1 साल लग गया था। और सम्राट अशोक, मैंने बताया जैसा कि ये बहुत बड़े राजा थे, ये लगभग 268 बीसी में राजा बने थे। इनका भी एक इतिहास है, ये हाथी पे बैठ कर आए थे, और इन्होंने कश्मीर का दमन कर दिया था, और ये उज्जैन में गवर्नर भी थे। और अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आदेश, जन सामान्य मतलब जनता, वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, उनको अपने आदेश पता लगे, इनकी पॉलिसी पता लगे। और सम्राट अशोक के जो और भी राजा थे, अतिरिक्त अन्य शासक भी थे, उन्होंने भी उत्कीर्ण करवाए थे कई सारे अभिलेख। फॉर एग्जाम्पल देखोगे आगे, महत्वपूर्ण अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे बहुत सारे क्षेत्रों पे। और ये क्या बताते थे? ये बताते थे विजय मतलब कि जीत हासिल करी है, कैसे इन्होंने जीत हासिल करी है। समुद्रगुप्त के बारे में भी अभिलेख मिलता है, मैं इलाहाबाद में मिल जाएगा ये अभिलेख। और अन्य महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, जितने भी अवसर मतलब कि कुछ भी फेस्टिवल हो गया उसके बारे में, या कुछ भी पॉलिसी हो गई उसके बारे में जानकारी देता है ये अभिलेख। और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, फॉर एग्जाम्पल देखोगे जो उड़ीसा खारवेल हाथी गुफा अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और सातवाहन शासक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गौतमीपुत्र सातकर्णी बहुत बड़ा राजा था। और जो सातवाहन वंश ऐसे थे जिन्होंने कांच के सिक्के जारी करे थे, शीशे के सिक्के जारी करे थे, सोने के सिक्के भी जारी करे थे कुषाण शासकों ने, और आगे जाके गुप्ता साम्राज्य ने जारी करे थे बहुत ज़्यादा सिक्के सोने के।
और नासिक में गुफा उत्कीर्ण, जो नासिक में गुफा भी, इन अभिलेख में भी जानकारी मिलती है नासिक के गुफा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और भी अभिलेख हैं जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और यशोवर्धन या मंदसौर अभिलेख, पुलिकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार सम्राट भोज का ग्वालियर अभिलेख और विजयसेन का देवपड़ा अभिलेख। ये सारे इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं और इनसे हमें जानकारी मिलती है, उस समय के जो राजा थे उनकी जानकारी मिलती है और उस समय की पॉलिसी पता लगती है कि किन की क्या क्या पॉलिसी थी, क्या क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। और अगला सब हेडिंग है हमारा क्वाइंस सिक्के। तो प्राचीन काल में जो उपयोग जाने वाली, जो पहले उपयोग क्या होता था प्राचीन काल में, लेन देन का, विनिमय वस्तु, जो वस्तु विनिमय व्यवस्था, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। बट जब सिक्के आने के बाद ये प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो गया। आज के टाइम पे भी देखिए हो, आप पैसे देते हो तभी आपको कुछ सामान मिलता है। तो सिक्के प्रचलन में आए और ये सिक्के विभिन्न वस्तुओं से बनाए जाते थे, जैसे सोना, तांबा, चांदी, इससे निर्मित करे जाते थे ये क्वाइंस। और प्राचीन भारतीय सिक्कों की एक विशेषता थी, ये थी इनमें अभिलेख नहीं पाए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस समय हमें क्रोनोलॉजी पता लगती है राजाओं की, कि कौन सा राजा कब था और उसने कितने सिक्के जारी करे, कौन से सिक्के जारी करे। जैसे कि आप गुप्ता अंपायर देखोगे, उन्होंने सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा जारी करे थे। और जो गुप्ता अंपायर है, गुप्ता साम्राज्य है, इसको गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। कई सारे कारण थे, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी कुमार गुप्त ने फाउंडिंग करी थी, बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय को, और कई सारे यहाँ पे काम करे गए थे गुप्ता साम्राज्य द्वारा या गुप्ता अंपायर द्वारा। और आमतौर पर जो प्राचीन सिक्के थे इन पर चिन्ह पाए गए हैं, चिन्ह बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। और जो चिन्ह पाए गए हैं इन सिक्कों का कहा जाता है आहत सिक्के, आहत सिक्के। और सिक्कों का संबंध कब से है? लगभग ईसा से 5वीं सदी से इसका संबंध है। इस समय सिक्के बहुत ज़्यादा आए थे। और इससे हमें पता क्या लगता है, तिथियां पता लगती है, तिथि क्या मतलब डेट वगैरह क्या था और इस डेट पे कौन सा राजा था इसके बारे में जानकारी मिलती है। राजाओं की जानकारी मिलती है, क्रोनोलॉजी पता लगती है कि पहले कौन सा राजा आया, दूसरा राजा कौन सा आया, तीसरा राजा कौन सा आया, ये पता लगता है। देवताओं के चित्र अंकित करे गए थे, जिसके कारण उस समय के देवता के बारे में पता लगता है, कौन कौन से देवता थे। और फिर आज सिक्कों के सबसे प्राचीन भंडार हमें मिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिले हैं और मगध में मिले हैं। मगध वही है जहाँ पे जितने भी साम्राज्य या राजा हुए यहाँ पे जन्म हुआ और काफ़ी एक राजाओं की जन्मभूमि हुआ करती थी। यहाँ पे राजगीर, पाटलिपुत्र काफ़ी पुराने शहर हैं आज के टाइम पे भी। और भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं सबसे पहले हिंदू यूनानी ने जारी करे थे और इन शासकों ने निर्माण में डाई विधि का प्रयोग करा था। तो इम्पोर्टेंट है डाई विधि, तो ये क्वेश्चन भी बनता है MCQ में आगे। और फिर कुषाण शासकों द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक थी और शुद्ध भी थी। बट अगर जो सबसे मात्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी करे थे वो करे थे गुप्ता साम्राज्य ने, गुप्त शासकों ने, इम्पॉर्टेंट है। और सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी करी थी। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी करी थी। उसी तरह इनके बाद कुछ अन्य भी आते हैं उपयोगी पुरातात्विक स्रोत। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया था स्मारक थे, भवन थे और चित्रकला थी, ये सब चीज़ें आती है। तो अभिलेख और सिक्कों के अलावा भी काफ़ी सारी हमारे पास ऐसे कुछ सोर्सेस हैं जिससे हमें जानकारी मिलता है। कुछ अभिलेखों के अलावा महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं जिससे हमें उपयोगी जानकारी मिलती है। उस समय जो प्राचीन काल का संबंध हमें पता लगता है। तो इन स्रोतों में क्या क्या आ जाता है, तो इमारतें बनाई गई थी, कई सारी मंदिर, स्मारक, मूर्तियाँ, मिट्टी से बने बर्तन, चित्रकला, ये सारी चीज़ें प्रमुख थी। और प्राचीन काल की जो वस्तुएं थी इससे हमें जानकारी किससे मिलती है, मंदिर, जैसे मंदिर भवन उपयोगी स्रोत हैं, वास्तुकला की जानकारी मिलती है, आर्किटेक्चर की जानकारी मिलती है। और जैसा कि होगा कि आर्किटेक्चर डेवलप होगा, वास्तुकला डेवलप होगी, तो जाहिर सी बात है जो उस समय का साम्राज्य या जो राज्य होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा विकसित होगा। इसीलिए तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई जा रही है। वास्तुकला डेवलप तभी होता है जब पेट भरा हो, तो खाना तो आराम से मिल जाता होगा, अनाज भी होगा अच्छा खासा, तो डेवलप था वो अंपायर या साम्राज्य, इसलिए वास्तुकला पर ध्यान दिया गया था। और वास्तुकला की जानकारी के साथ साथ इमारतों से उस समय की जो सामाजिक स्थिति, समाज कैसा था, समाज में वर्ण सिस्टम कैसा था, लोग कैसे थे, खान पान क्या था, वस्त्र क्या था, आर्थिक जानकारी मिलती है, अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, ट्रेड कैसा था, व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, धार्मिक व्यवस्था, धर्म कौन से थे, मंदिर बनाए गए हैं तो कौन से मंदिर बनाए गए हैं, बौद्ध धर्म ज़्यादा डेवलप था या जैन धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म, जानकारी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है इन इमारतों से या वास्तुकला से।
और प्राचीन भारत के संबंध में स्मारक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन स्मारकों को 2 भागों में विभाजित करा गया है। फर्स्ट है हमारा देसी और सेकंड है हमारा विदेशी स्मारक। देसी स्मारक में हड़प्पा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। इसकी खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी जी ने करी थी। और फिर है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज हुई थी 1922 में। इसकी खोज करी थी राखालदास बनर्जी। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय, इनको बनाया था कुमारगुप्त ने, गुप्ता साम्राज्य में थे। फिर हस्तिनापुर तो काफ़ी पुराना है। ये सारे देसी स्मारक हैं। उसी तरह कुछ विदेशी स्मारक भी हैं, जैसे कि कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, ये भी है, यहाँ पे लोग जाते भी हैं। इंडोनेशिया और जावा में बोरोबुदुर मंदिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये विदेशी में आ जाते हैं। और बाली से प्राप्त मूर्तियाँ भी है, बाली में काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी हमें मिली है। तो ध्यान रखना ये सारे स्ट्रक्चर या फिर वास्तुकला। और बोर्नियो के माकरान जो थे, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ और तिथियाँ अंकित करी गई है और ये तिथियाँ कालक्रम स्पष्ट करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, मतलब कि एक सटीक चित्र देते हैं। और इन स्रोतों से जो प्राचीन काल की वास्तुकला की शैली के बारे में पता लगता है। आपको पता होगा जो मंदिर की 3 शैली थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली एंड वैसर शैली। ये शैलियाँ होती है, स्टाइल होते हैं, मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ेंगे आर्किटेक्चर, हम पूरी तरह से आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो। और प्राचीन काल की वास्तुकला शैली महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। और भारत में कई धर्मों का उद्भव विकास हुआ, इसके कारण धार्मिक मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बनाई गई और काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रही थी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मूर्तियाँ प्राचीन काल की जो धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताता है, हमें संस्कृति बताता है, कला बताता है, इससे जानकारी हमें पता लगता है। धार्मिक व्यवस्था मूर्तियों से पता लगता है, संस्कृति पता लगती है, कला के बारे में पता लगता है। और सारनाथ ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने पहला स्पीच दिया था, पहला प्रवचन यहीं पे दिया था। इनका जन्म नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। कपिलवस्तु का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। और भरूच है, भरूच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। फिर अमरावती मूर्तिकला है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और विभिन्न मूर्तिकला शैलियों में गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ये 3 प्रमुख शैलियाँ थी। ये कनिष्क के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। और मृतभांड प्रसार समय के साथ साथ परिवर्तित होता गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के लाल मृतभांड, उत्तर वैदिक काल के जो चित्रित धूसर मृतभांड, जबकि मौर्य काल में काले पॉलिश किए गए मृतभांड प्रचलित में थे। और मृतभांड से हमें क्या क्या पता लगता है, तो प्रकार, रूप में नवीनता, प्रगति अलग अलग समय काल में हुई है। तो इनकी प्रगति, जाहिर सी बात है, टाइम बदलेगा तो मृतभांड भी तो बदलेंगे ना, तो मृतभांड बदलते गए समय के साथ। और जो चित्रकला है, प्राचीन काल के समाज की व्यवस्थाओं के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देता है। चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों का जीवन, जो चित्र बनाते थे वो लोग ये बता सकते हैं कि उनका खान पान क्या था, शिकार कैसे करते थे, जंगल में कैसे रहते थे, गुफा बना के कैसे रहते थे। संस्कृति की और कला की जानकारी हमें मिलती है चित्रकला से। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, यहाँ पे कई सारी गुफाएं हमें मिली है और यहाँ पे चित्र बने हुए मिले हैं, जो प्राचीन काल की संस्कृति विविधता का आभास होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और लेक्चर अवेल जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेक्चर के साथ।